Hello everyone, welcome to this class on data structures. Uh, Today in this class we are going to start the data structure topic and data structure बहुत ही important topic है. अगर आप if you want to enter into the IT industry, अगर आप किसी भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर किसी भी इन जनरल किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. प्लस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक NT-NET, गेट और इसरो और बार्क, you will be asked the question from the data structures. ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. डीएस और एल्गोरिथम डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं है, बट डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करता है, राइट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है. तो डेटा स्ट्रक्चर हर किसी को पढ़ना चाहिए, दोज हु वांट टू लर्न हाउ टू थिंक. ओके, एंड डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एंड हम डेटा स्ट्रक्चर्स को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू पढ़ेंगे, राइट. सो मैनी स्टूडेंट प्रेफर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, लेकिन हम इस क्लास में सिंप्लिसिटी के लिए और जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो किसी और लैंग्वेज के लिए भी. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सी प्रोग्रामिंग. और सी प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ फ्यू थिंग्स. So if you are talking about learning the data structure topic, then data structures को सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो चीज़ें क्या हैं. You should be aware of what is array and what is pointers, pointer कैसे काम करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ structures क्या हैं और structure कैसे काम करते हैं. ओके, सो एरे, पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स. एरे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पॉइंटर और स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एरे तो हर किसी को पता ही होगा जो जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखी हो कभी, राइट. सो पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, आज की इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट द वेरिएबल्स. हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे. एक वेरिएबल क्या है, और उसके बाद में डेटा टाइप क्या है, उसके बाद में हम और बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में. व्हाट इज़ सिस्टम डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, एंड व्हाट इज़ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स, और साइन नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ओके, सो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे नंबर रिप्रेजेंटेशन का. उसके बाद में हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन. सिंपल, पहले हम डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या और कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास में. फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल चीज़ से, वेरिएबल से, कि वेरिएबल क्या है. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ व्हाट इज़ अ वेरिएबल. ओके, वेरिएबल आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत ही ईजी कर देंगे. अगर वेरिएबल ना हो तो बहुत ही प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो वेरिएबल सिंपली, अगर आपने मैथमेटिक्स में याद हो आपको, तो मैथ्स में आप वेरिएबल्स का यूज़ करते थे कुछ वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जब भी आपको इक्वेशन लिखते हो x² + 2y - 2 = 1, इस इक्वेशन में यू विल सी दैट x और y क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. ओके, वेरिएबल सिंपली नेम्स हैं जिनके अंदर आप कुछ वैल्यूज़ रख सकते हो. ओके, नेम्स दैट विल होल्ड द वैल्यूज़. सो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हैं. इनको वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. आप एक्स की वैल्यू कुछ रख सकते हो, वाई की वैल्यू कुछ रख सकते हो, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो डिफरेंट चीज़ है, राइट. सो एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हैं. 1 and 2 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं. तो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, और इन वेरिएबल्स के अंदर किसी भी तरह की वैल्यूज़ आ सकती हैं. हो सकता है इनके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हो सकता है इनके अंदर फ्लोट वैल्यूज़ हो, या फिर कोई रियल वैल्यू हो, राइट. सो वेरिएबल्स क्या हैं, सिंपली आपके प्लेस होल्डर्स हैं. प्लेस होल्डर्स मतलब इनके अंदर आप कोई वैल्यूज़ रख सकते हो, राइट. सो दीज वेरिएबल्स आर सिंपली प्लेस होल्डर्स, और यू कैन से नेम्स दैट होल्ड द वैल्यूज़. ओके, एक्स और वाई क्या है, सिंपली आइडेंटिफायर्स हैं, और यू कैन से नेम्स दैट होल्ड द वैल्यूज़.
और वेरिएबल्स किस तरह की वैल्यू रखेंगे, दैट विल डिपेंड कि उनका डेटा टाइप क्या है, राइट। सो वेरिएबल्स बहुत ही काम की चीज़ है, और मैथमेटिक्स में भी और प्रोग्रामिंग में भी। सो सेकंड थिंग इज़ डेटा टाइप। अब आपको इन एक्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ स्टोर करनी है, और वो वैल्यू किस तरह की होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, जो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, दे कैन होल्ड द इंटीजर वैल्यू। हो सकता है कि इनके अंदर आप कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करो, हो सकता है इनके अंदर आप कुछ फ्लोट वैल्यू स्टोर करो, राइट। सो फ्लोट वैल्यू, और यू कैन से रियल वैल्यूज़। तो अगर आप एक्स के अंदर स्टोर कर रहे हो लेट्स से 10 और 20, राइट, वाई के अंदर 20, तो ये आप इंटीजर वैल्यूज़ हैं। अगर आप इनके अंदर वैल्यूज स्टोर करो लेट्स से 10.5 एंड 20.5, दीज आर फ्लोट वैल्यूज़। तो एक वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो आपको बताएंगे डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं टू टेल द कंपाइलर कि हम किस तरह की वैल्यूज़ इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। सो सिंपल, द वेरिएबल एक्स एंड वाई, x and y can take any values such as integers or real values, right. So they can take any value. So our data type in the programming language is nothing but simply a set of values that a variable can take. Okay, so अगर हम C प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बात करें, so in C programming we have two kind of data types, two categories of data types, and the types of data type may be different. So we have system defined data types. Okay, we have system defined data types and we have user defined data types. कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनकी डेफिनेशन, जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर्स के अंदर डिफाइंड है, जिनको हम प्रीमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। ओके, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स वो जो कंपाइलर के साथ में आएंगे, जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो जो आप डिफाइन करोगे। ओके, कुछ डेटा टाइप्स आप खुद डिफाइन कर सकते हो, एंड उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो भी आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास में सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास में इंटीजर है। ओके, इंटीजर के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लाइक शॉर्ट इंटीजर एंड नॉर्मल इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर एंड साइंड इंटीजर्स। फिर हमारे पास में फ्लोट है, राइट, वी हैव डबल, वी हैव लॉन्ग, राइट, हमारे पास में कैर है। सो दीज आर द प्री डिफाइंड और प्रीमिटिव डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स आप खुद से डिफाइन कर सकते हो यूजिंग द कीवर्ड कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्स। ओके, सो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी अभी इस क्लास के अंदर। स्ट्रक्चर का यूज़ करके आप अपना डेटा टाइप बना सकते हो। एक यूज़र भी अपने हिसाब से अपना डेटा टाइप बना सकता है। फॉर एग्जांपल, जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स है उनमें जो इन डेटा टाइप्स पर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो वो प्री डिफाइंड है, राइट। जैसे कि आप इंटीजर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो, राइट। कैरेक्टर्स को आप कॉन्केटिनेट कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो अलग अलग तरीके से, और इनकी रेंज जो है वो भी प्री डिफाइंड है। अगर लेट्स से इंटीजर आपका 16 बिट्स का है, और तो इसके अंदर अगर आपका ये साइंड इंटीजर है तो इसके अंदर आप कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, -2^15 टू 2^15 -1 तक, राइट। सो इनकी रेंज, इनके ऊपर क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, ये सब प्री डिफाइंड है। अगर आपको अपने हिसाब से कोई डेटा टाइप बनाना है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स बनाओगे, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक एरे, स्टैक, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ओके, तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपने नए डेटा टाइप बना सकते हो। स्ट्रक्चर्स है हमारे पास में, यूनियंस है। ओके, सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। या फिर जावा के अंदर हम बात करें तो जावा के अंदर हमारे पास में क्लास है। क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन आप लिखते हो। क्लास के अंदर क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स होंगे, वो सब आप खुद से डिफाइन करते हो। ओके, क्लास की जो डेफिनेशन है वो प्री डिफाइंड नहीं है, तो क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है।
ओके। नाउ अब आप कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, इनकी कुछ रेंज होंगी और कुछ साइज दे विल टेक इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अगर हम प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करें या फिर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, जैसे कि आपके पास में इंटीजर्स हैं और फ्लोट हैं, अदर टाइप्स हैं, राइट। तो कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जिनका साइज़ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कंपाइलर के अंदर, बट कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जैसे कि आपके पास में इंटीजर हैं, इंटीजर के जो साइज़ हैं, मतलब मेमोरी के अंदर कितना साइज़ चाहिए होगा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटीजर का साइज़। सो हो सकता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अगर आपका कंपाइलर लेट से 16 बिट का है, अगर हम साइज़ के बारे में बात करें हर एक डेटा टाइप के, तो इंटीजर में टेक 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंपाइलर। अगर आपका कंपाइलर 2 बाइट का है, 16 बिट कंपाइलर है, तो इंटीजर विल टेक 2 बाइट्स। अगर आपका 32 बिट का कंपाइलर है, इट विल टेक 4 बाइट्स। आजकल सारे मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स, 90% ऑफ द कंपाइलर्स आर 32 बिट कंपाइलर्स। ओके, पहले आपके पास में, अब से 10 साल पहले आपके पास में टर्बो सी था। टर्बो सी एक 16 बिट कंपाइलर था, तो वहाँ पर इंटीजर का साइज़ 2 बाइट था, राइट। अगर आप आज साइज़ ऑफ इंट प्रिंट करने की कोशिश करो, ओके, साइज़ ऑफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड द साइज़ ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, अगर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट 4 बाइट्स, आंसर आएगा 4। ओके, सो इंटीजर का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर। ओके, कंपाइलर की डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा कि उसका साइज़ क्या है। लेट्स से अगर आप अज्यूम करो, अगर आपका इंटीजर 2 बाइट का है, ओके, तो अगर आपका इंटीजर 2 बाइट का है तो आप कितनी वैल्यूज़ इसमें स्टोर कर सकते हो। अब आपके पास में जो इंटीजर वेरिएबल है, ओके, जो इंटीजर डेटा टाइप है, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर। ओके, साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर। जब आप नॉर्मली लिखते हो इंट, तो दैट मीन्स आप बाय डिफ़ॉल्ट साइंड इंटीजर के बारे में बात कर रहे हो। ओके, तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी साइंड वैल्यू। साइंड वैल्यू का मतलब ये कि वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अनसाइंड मतलब सिंपल नंबर कोई भी, फॉर एग्जांपल 5 आपका पॉजिटिव नंबर है, ऑल द अनसाइंड नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, राइट। सो इंटीजर भी 2 तरह का है, साइंड इंटीजर एंड अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड के अंदर सारे के सारे वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं, और साइंड के अंदर वैल्यूज़ निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर आप अनसाइंड इंटीजर डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो यू विल हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस, यू इंट। ओके, यू इंट a इक्वल्स टू 5। ओके, सो कंपाइलर इसको अज्यूम करेगा कि ये अनसाइंड इंटीजर है। ओके, मान लो अब इंटीजर इनको कैसे वैल्यूज़ को स्टोर करेगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। लेट्स से इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स। ओके, आपके पास में जो कंपाइलर है वो 16 बिट कंपाइलर है, सो इंटीजर विल टेक 16 बिट्स, और यू कैन से 2 बाइट्स, राइट, बिकॉज 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, तो 16 बिट मतलब 2 बाइट्स। तो आप 16 बिट के अंदर अगर आपका इंटीजर साइंड है या फिर अनसाइंड है, तो दोनों की रेंज अलग अलग होगी। हम सबको पता है, हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ा है और आज भी हम पढ़ेंगे कि साइंड वैल्यूज़ जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट होगी यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, और 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज है -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 राइट। तो अगर आपका इंटीजर 16 बिट का है और ये आपका साइंड इंटीजर है, लेट्स से अगर ये आपका साइंड इंटीजर है, तो इसके अंदर आप इंटीजर के अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो -2 to the power n-1 to +2 to the power n-1 ओके, ये 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज है। ओके, बिकॉज साइंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, तो आपकी जो रेंज होगी n इज़ नंबर ऑफ बिट्स, राइट। यहाँ पर n है आपका नंबर ऑफ बिट्स, तो अगर आपका n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 3, अगर आपका जो इंटीजर है वो 3 बिट का है लेट्स से, तो आप यहाँ पर, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ कितनी स्टोर कर सकते हो, -2 to the power 3-1 to +2 to the power 3-1 -1। दिस मीन्स दैट
आप -4 से लेकर +3 तक वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। आप 8 वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो यूजिंग 3 बिट्स। वो 8 वैल्यूज़ क्या होंगी? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। मीन्स आप ये 8 वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। लेट्स से एक किसी हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में इंटीजर जो है आपका 3 बिट्स का है। अगर इंटीजर आपका 3 बिट्स का है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर अगर आप इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, लेट्स से इंट ए, तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो सिर्फ -4 से लेकर 3 तक। अगर आपने वैल्यू 4 स्टोर करने की कोशिश करी तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। ओके, ये रेंज से बाहर जा रहा है, राइट, 4 जो है वो रेंज से बाहर है। या फिर अगर आप ए के अंदर वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करते हो -5, तो भी एक अनएक्सपेक्टेड नंबर यहाँ पर स्टोर होगा। ये दिस रेंज विल रैप अराउंड मतलब अगर आपने एक वस्तु 4 स्टोर करने की कोशिश करी तो एक्चुअली स्टोर होगा आपका -4। ओके, और अगर आपने -5 स्टोर करने की कोशिश करी तो आपका स्टोर होगा 3। तो रेंज आपकी रैप अराउंड हो जाएगी। इसके बारे में बात करेंगे और, बट यहाँ से मैं आपको रेंज के बारे में सिखाना चाह रहा हूँ कि रेंज कैसे काम करती है, राइट। अगर आपका इंटीजर 16 बिट का है, लेट्स से एक कंपाइलर है जो कि 16 बिट कंपाइलर है और इंटीजर वहाँ पर 16 बिट का है। अगर 16 बिट का इंटीजर है तो साइंड इंटीजर की जो रेंज होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंटीजर लिखते हो, दैट इज़ अ साइंड इंटीजर। ओके, तो साइंड इंटीजर की जो रेंज होगी दैट विल बी, क्योंकि साइंड नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड एंड 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर 0 का एक ही रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए आप पाओगे कि रेंज भी ज़्यादा है, एक नंबर ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करो, साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइन नंबर्स, देन साइन एंड मैग्नीट्यूड के अंदर अगर लेट्स से -5 है तो यहाँ पर साइन के लिए एक अलग वैल्यू होगी और मैग्नीट्यूड के लिए एक अलग होगी, राइट। एक बिट आपकी साइन के लिए होगी और बाकी आपकी बिट्स जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए होगी। मीन्स दैट अगर लेट्स से आपको ये 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, ओके, लेट्स से आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, आपके पास में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 बिट का है, तो यहाँ पर ये साइन बिट होगी आपकी 1, क्योंकि नंबर आपका नेगेटिव है, तो नंबर अगर नेगेटिव है तो साइन बिट होगी 1, और मैग्नीट्यूड मतलब इस नंबर का बाइनरी, तो 5 का बाइनरी है 101। तो -5 जो है वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में आपका स्टोर होगा यूजिंग 1101। ओके, इस तरह से तो आप पाओगे, क्योंकि अगर आपका 4 बिट का है तो वहाँ से एक बिट तो आपने साइन के लिए यूज़ कर ली, 3 बिट से ही आप नंबर्स बना सकते हो, राइट। तो इसलिए साइन मैग्नीट्यूड की जो रेंज है दैट इज़ -2 to the power n -1 -1 2 + 2 to the power n -1 -1। ओके, और इसी तरह से जो दूसरा तरीका है आपका साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज़ 1's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो 1's कॉम्प्लीमेंट में भी आप पाओगे कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, राइट। यहाँ पर आप कहो 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो +0 स्टोर करना है आपको, तो साइन मैग्नीट्यूड के अंदर +0 को और -0 को ये अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेगा। +0 का मतलब क्या होगा, साइन बिट आपकी 0 होगी क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और 0 का बाइनरी 0, राइट। अगर आपने कहा -0, तो -0 में मतलब ये नेगेटिव को समझेगा 1 और फिर 0 0 0, तो 0 के 2 रिप्रेजेंटेशंस हो गए, दैट इज़ +0 का रिप्रेजेंटेशन है 0 0 0 0 4 बिट में, और -0 का रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0 0, राइट। तो 0 तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, राइट, तो 2 रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होने चाहिए थे। तो ये प्रॉब्लम है साइन मैग्नीट्यूड के साथ में। 1's कॉम्प्लीमेंट में आप सिंपली लेट्स से अगर निगेटिव नंबर है तो पहले आप क्या करोगे, 5 का बाइनरी लिखोगे। लेट्स से आपने 4 बिट्स में 5 का बाइनरी लिखा 0101, फिर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कर दोगे जो हो जाएगा 1010, राइट। सो -5 का 1's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन होगा 1010, ओके। और अगर आप लेट से 0 की बात करो तो यहाँ पर भी 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रॉब्लम ये कि +0 को ये सिंपली लिखेगा 0 0 0 0, ओके। और अगर आप -0 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलो तो ये बोलेगा पहले 0 0 0 का पहले 0 का कॉम्प्लीमेंट करो, राइट। पहले आपने बाइनरी लिखा 0 का, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज़ 1 1 1 1, दिस इज़ द 1's कॉम्प्लीमेंट। तो -0 को रिप्रेजेंट करेगा ये 1 1 1 1 और +0 को रिप्रेजेंट करेगा 0 0 0 0। तो 2 रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं यहाँ पर भी 0 के। तो सबसे बेस्ट तरीका है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो साइन नंबर को हम 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं।
और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में जो रेंज होगी, सो वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज भी सेम ही होगी। ओके, दिस इज़ द सेम रेंज फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज भी यही है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट की जो आपकी रेंज होगी दैट विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ बिट्स, कितनी बिट्स आप यूज़ कर रहे हो। सो अगर आप n बिट यूज़ कर रहे हो तो द रेंज विल बी -2⁻n−1 टू +2⁻n−1 ओके, तो यहाँ पर आप पाओगे, यहाँ पर आप एक माइनस यहाँ से भी यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर तो सेम है, पॉजिटिव नंबर की रेंज तो सेम ही है, राइट, लेकिन नेगेटिव नंबर की जो रेंज है वो बढ़ गई है। यहाँ पर -1 कर रहे थे आप, यहाँ पर -1 नहीं है टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ज़ीरो का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर। टूज़ कॉम्प्लीमेंट के अंदर ज़ीरो का एक ही रिप्रेजेंटेशन है, राइट। सो 16 बिट अगर आपका साइंड नंबर है तो यहाँ पर n की वैल्यू 16 है, राइट। दैट मीन्स साइंड इंटीजर जो कि 16 बिट का है उसकी रेंज होगी आपकी -2⁻16−1 टू +2⁻16−1 और या फिर बोल सकते हो आप -2⁻15 टू +2⁻15-1। ओके, इस नंबर को फर्दर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। यू कैन से दिस इज़ 327682 32767। ओके, नेगेटिव 32678 ओके, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ तक इसकी रेंज है। मतलब ये है कि आप इंटीजर के अंदर इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपका इंटीजर लेट से 16 बिट का है तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो इंटीजर के अंदर, वो है आपकी मिनिमम वैल्यूज़ -32768 एंड मैक्सिमम वैल्यू यू कैन स्टोर इज़ 32767, राइट। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन स्टोर इन द इंटीजर वेरिएबल विच इज़ ऑफ 16 बिट्स। अगर ये 32 बिट का है तो रेंज अलग होगी। ओके, इफ़ द इंटीजर इज़ ऑफ लेट्स से 32 बिट्स, अगर आपका इंटीजर है 32 बिट्स का, तो उस केस में जो आपकी रेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू अब 32 है, तो वो रेंज होगी आपकी 2 टू द पावर, सो दिस इज़ नेगेटिव 32-1 टू पॉजिटिव 2 टू द पावर 32-1 और यू कैन से द रेंज ऑफ 4 बाइट इंटीजर विल बी -2 टू द पावर 31 टू +2 टू द पावर 31-1। ओके, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, तो रेंज कैसे काम कर रही है इसका मतलब सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझो तो मान लो हम बात करें कि मेमोरी के अंदर कितनी बिट लेगा ये। ओके, मान लो किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई डेटा टाइप है, लेट्स से डेमो के नाम से कोई डेटा टाइप है। ओके, और ये डेटा टाइप लेट्स से 4 बिट का है। ओके, तो मेमोरी के अंदर इट विल टेक 4 बिट्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है। ओके, इन द मेमोरी, इन द योर मेन मेमोरी इट विल टेक 4 बिट्स और 4 आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे वो 4 बिट में स्टोर होगी। ओके, अब 4 बिट के अंदर आप क्या क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आपको लेट से मुझे 20 स्टोर करना है इस डेमो वेरिएबल के अंदर, ओके, आप कंफ्यूज ना हो, डेमो को आप लेट से इंटीजर ही मान लो। ओके, लेट से इंटीजर 4 बिट्स का है, तो अगर आप इंटीजर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इक्वल्स टू 20, तो ये वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाओगे इसके अंदर। ओके, 20 वैल्यू विल बी गोइंग आउट ऑफ द रेंज। ओके, आउट ऑफ द रेंज होने के मतलब ये है कि आपको एरर नहीं आएगा, बट एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, क्योंकि रेंज जो है आपकी रैप अराउंड होगी, तो एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आपकी इसके अंदर स्टोर होगी। रैप अराउंड का मतलब क्या है कि मान लो किसी वेरिएबल की रेंज है लेट से -3 से लेकर और लेट से -4 से लेकर +3 तक। ओके, और अगर आपने रेंज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो कि ये 8 वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो अगर आपने इस वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर करने की कोशिश करी तो ये 3 के बाद में -4 स्टोर कर देगा। ओके, और अगर आपने लेट से -5 स्टोर करने की कोशिश करी तो ये 3 को स्टोर करेगा उस वेरिएबल के अंदर। ओके, सो रेंज आपकी रैप अराउंड हो जाएगी। तो रेंज का मतलब ये, अगर आपका लेट से इंटीजर 4 बिट का है तो 4 बिट इंटीजर का मतलब ये कि आप जो वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो 4 बिट्स में, उनकी रेंज क्या हो सकती है। ओके, तो 4 बिट इंटीजर के अंदर आप वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। ओके, सो 0 0 0 0 0 0 0 1, राइट। जो भी वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है वो पॉजिटिव वैल्यू है।
ओके, सो 0 0 1 0 0 0 1 1, उसके बाद में 1 0 0 0, then 1 0 0 1, okay, then 1 0 1 0, 1 0 1 1, right, 11, that is 12, and then 13, and then 14, and then 15. ये 16 वैल्यूज स्टोर कर सकते हो और ये डिफरेंट डिफरेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, अगर हम साइंड नंबर की बात कर रहे हैं तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं. ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन है प्लस ज़ीरो का. ओके, ज़ीरो मान लो सिंपल, ये है प्लस वन. ओके, ये है आपका प्लस टू और ये है आपका प्लस थ्री. ओके, नाउ यहाँ पर जो आपकी MSB है वो वन है, तो ये निगेटिव नंबर है. निगेटिव नंबर मतलब दिस इज़ एक्चुअली द निगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर आप पाओ 1,000 किसका रिप्रेजेंटेशन होगा. ओके, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, तो आप इसको क्या करोगे, वापस से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लोगे और फिर उसमें वन ऐड कर दोगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ओके, इट विल अगेन बी 1000. ओके, इसका मतलब ये कि ये आपका रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज़ 1248. So this means this is simply, so 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0, and 1 plus 1 is 0. So this is the representation of, this is 4-bit representation, so it will be, ओके, यहाँ पर हमने कुछ गलती करी है, रेंज में कुछ गलती करी है. हम यहाँ पर 4 रेंज हमने छोड़ दी है, तो 0 0 1 1 के बाद में आपका आएगा 3 के बाद में आएगा 4, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1. ये 4 वैल्यूज़ हमने छोड़ दी, तो 16 वैल्यूज़ होंगी टोटल. ओके, 4 वैल्यूज़, ओके, देन दीज 4 वैल्यूज़, देन दीज 4 वैल्यूज़, एंड देन दीज 4 वैल्यूज़. तो इनके बाद में ये वाली वैल्यूज़ आएंगे. तो आप इसको पाओगे, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, +4 का. ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है +5 का, और ये है आपका +6, और ये है +7. ओके, उसके बाद में दिस इज़ योर -8, राइट. यू कैन सी दिस इज सिंपली नथिंग बट 8, बट दिस इज़ निगेटिव क्योंकि यहाँ पर MSB 1 है, तो दिस इज़ -8. इसी तरह से आप पाओगे दिस इज़ द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -7. ओके, दिस इज़ द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -6, दिस इज़ -5, दिस इज़ -4, दिस इज़ -3, दिस इज़ -2, एंड दिस इज़ -1. ओके, आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो. आपको देखना है कि ये 1001 जो है वो -7 का रिप्रेजेंटेशन कैसे है. तो आपने कहा 1001, तो मुझे दिखा MSB आपकी 1 है. MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. सो द MSB इज इक्वल्स टू 1, दिस मीन्स दैट द नंबर इज़ निगेटिव. अगर आपकी MSB 0 हुई, इफ़ द MSB इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर. तो आपको चल गया पता कि नंबर तो आपका निगेटिव है. ये अगर नंबर निगेटिव है तो आप क्या करोगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे. एंड वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब बिट्स को रिवर्स कर दोगे, 1 को 0 कर दोगे और 0 को 1 कर दोगे, 0 1 1 0, राइट. फिर इसमें आप, ये आ गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट. अब इसके अंदर आप 1 ऐड करोगे, रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर आप 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 0 1 1, और ये 0 1 1 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 7. तो आपको चल गया पता नंबर नेगेटिव था और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 7 है, तो इट इज़ -7, राइट. तो आप पाओगे 4 बिट के साथ में आप नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो कहाँ से कहाँ तक. मिनिमम नंबर क्या है, -8, और मैक्सिमम क्या है, +7. तो आप यहाँ पर -8 से लेकर +7 तक की वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो. ओके, यू विल फाइंड दैट दिस -8 इज़ नथिंग बट 2 to the power 4 -1, एंड +7 इज़ नथिंग बट +2 to the power 4 -1 -1. ओके, तो n की वैल्यू क्या है, 4 है यहाँ पर. तो आपकी रेंज वही सेम आ रही है. ओके, कहाँ से कहाँ तक, -4 -1 to +2 to the power 4 -1 -1. ओके, दिस इज़ नथिंग बट -8, एंड दिस इज़ नथिंग बट +7, राइट. तो इस तरह से हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जब हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल का साइज़ ये पर्टिकुलर है, तो उसका मतलब ये है कि इतनी वैल्यूज़, ये वैल्यू की रेंज ये होंगी, मतलब इसके अंदर आप इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो. ओके, अगर 32 बिट का इंटीजर है तो रेंज होगी आपकी -2 to the power 32 -1 to +2 to the power 32 -1 -1. ओके, सो अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बात करें सी प्रोग्रामिंग के अंदर, या फिर बोल सकते हो इनबिल्ट डेटा टाइप के बारे में,
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कितना साइज़ रिक्वायर्ड होगा इनको स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर. इन सी प्रोग्रामिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टेक्स, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ इंटीजर. ओके, तो इंटीजर विल टेक 4 बाइट्स हम अज्यूम कर रहे हैं. ओके, कंपाइलर पे डिपेंड करता है ऐसे तो, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द compilers are using now 32-bit compilers, most of the operating system are using 32-bit compiler, तो 4 बाइट का नॉर्मली आजकल इंटीजर है आपका. और ये दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी द साइंड इंटीजर या फिर अनसाइंड इंटीजर. ओके, साइंड का मतलब ये है कि इसके अंदर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हो. यहाँ पर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो अनसाइंड के अंदर. दूसरा डेटा टाइप है आपका कैर, और कैर स्टैंडर्ड है, 1 बाइट ही लेगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर कंपाइलर के अंदर. ओके, कैर विल टेक 1 बाइट एंड इट इज़ ऑल्सो साइंड एंड अनसाइंड. अगेन सेम थिंग, बस रेंज में डिफरेंस आएगा. साइंड और अनसाइंड कैर की रेंज में डिफरेंस आएगा, राइट. क्योंकि कैर जो है आपका 1 बाइट का है, मतलब 8 बिट का है. 1 बाइट मतलब 8 बिट. तो अगर आपका साइंड कैर है तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक द रेंज विल बी again same, that is minus 2 to the power 8 minus 1 2 plus 2 to the power 8 minus 1 minus 1, मतलब माइनस 128 से लेकर 127 तक. ओके, ये है साइंड कैर की रेंज. ओके, साइंड कैर की रेंज. तो ये 256 कैरेक्टर्स हैं जो आप स्टोर कर सकते हो साइंड के अंदर. और अनसाइंड की रेंज तो बहुत ही सिंपल है. अगर आपका लेट से 8 बिट का है तो रेंज होगी 2 to the power 8 minus 1. ओके, दैट इज़ 255. ओके, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन स्टोर इन द अनसाइंड इंटीजर. ओके, अनसाइंड तो बहुत ही सिंपल है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. मतलब ये कि अगर आपके पास में लेट से 4 बिट्स हैं, 4 बिट के अंदर आप क्या वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम. मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 0 0 0, मैक्सिमम क्या होगी 1 1 1 1, राइट. ये वैल्यू क्या है 0 और ये वैल्यू क्या है 15, मतलब 2 to the power 4 minus 1. तो यहाँ पर साइन का तो कोई पंगा नहीं है, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. तो ये आपका सिंपली रेंज होगी 2 to the power n minus 1. ओके, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4. तो इसी तरह से यहाँ पर n की वैल्यू 8 है तो 2 to the power 8 minus 1 255. तो यहाँ पर आपको साइन के लिए अलग से कोई एक MSB नहीं चाहिए होगी. तीसरी तरह का आपका डेटा टाइप है शॉर्ट, और ये भी एक इंटीजर का ही टाइप है. शॉर्ट इंटीजर टेक्स 2 बाइट. अगर आपको छोटी वैल्यूज स्टोर करनी है इंटीजर्स की तो आप मेमोरी बचाने के लिए, अगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आप इससे मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी लेट से 60,000 और 65,000, तो आप सिंपली शॉर्ट इंटीजर यूज़ कर सकते हो मेमोरी बचाने के लिए. 2 बाइट आप बचा सकते हो आराम से मेमोरी की, अगर आपको कोई बड़ी वैल्यूज स्टोर नहीं करनी है. ओके, तो शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट का होगा और इट इज़ ऑल्सो साइंड एंड अनसाइंड. सो शॉर्ट इज़ टाइप ऑफ एन इंटीजर. ओके, इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ओके, इसको हम लिखते हैं नॉर्मली शॉर्ट इंट, या सिंपली आप शॉर्ट भी लिख सकते हो. इसके अलावा आपके पास में डेटा टाइप है फ्लोट, और फ्लोट के भी 3 वेरिएशंस है. एक नॉर्मल फ्लोट है जो कि आपका 4 बाइट का होगा. इसके अंदर आप सिंपली वो वैल्यूज़ स्टोर करोगे जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा, राइट. जैसे कि 10.5 20.5. सो अगर आप सिंगल प्रिसिजन का यूज़ कर रहे हो इसको स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, तो ये 4 बाइट का होगा. सिंगल प्रिसिजन मतलब आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर पढ़ा होगा कि बड़ी फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट डेसिमल पॉइंट भी होगा, कुछ मैंटिसा होगी, कुछ एक्सपोनेंट होगा, तो इन सबको स्टोर करने के लिए हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं IEEE 7554 फॉर्मेट. ओके, सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट है और एक डबल प्रिसिजन फॉर्मेट है. और ये 32 बिट का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर अलग अलग बिट्स जो है वो अलग अलग चीज़ें बताएंगे. जैसे कि यहाँ पर जो पहली बिट होगी वो आपकी साइन बिट होगी. ओके, so this 1 bit will be of for sign, then you will be having bias exponent. so bias exponent आपका होगा 8 बिट्स का. और उसके अलावा फिर आपकी मैंटिसा होगी. so मैंटिसा will be of 23 bits. so 23 plus 9 is 32 bits.
तो फ्लोट वैल्यूज़ को आप स्टोर करते हो यूजिंग सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट। सो इस तरह से आपके पास में फ्लोट के अंदर फिर है डबल। सो डबल विल टेक 8 बाइट्स, और डबल के अंदर अगर आपको लेट से बहुत बड़ी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करनी है, ओके, आपके पास में बहुत ही छोटी फ्लोट वैल्यू है या बहुत ही बड़ी फ्लोट वैल्यू है, मतलब बहुत ही छोटी फ्लोट वैल्यू मतलब लाइक दिस, इस तरह से आपके पास में कई सारी बिट्स के बाद फिर कोई 1 है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, या फिर कोई बहुत ही बड़ी फ्लोट वैल्यू है, तो उसके लिए आप डबल यूज़ कर सकते हो। फिर इसके भी बड़ा एक और चीज़ है, दैट इज़ लॉन्ग डबल। तो लॉन्ग डबल में और ज़्यादा बिट्स हैं, दैट इज़ 10 बाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। 10 बाइट्स मतलब आप 80 बिट्स यूज़ कर सकते हो। 80 बिट्स में रेंज जो है और ज़्यादा होगी, तो अगर आपको बहुत ही बड़ी फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी तो आप लॉन्ग डबल यूज़ कर सकते हो, ओके। और जब आप इनको प्रिंट करोगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट। जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट करते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो स्ट्रिंग उसको फॉर्मेट उसको स्ट्रिंग अज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल, जब भी आप प्रिंट एफ स्टेटमेंट का प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हो, प्रिंट एफ इज़ ए प्री डिफाइंड फंक्शन, ओके। आप मेमोरी से कोई भी वैल्यू उठा कर ला रहे हो, वो मेमोरी के अंदर वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर्ड है। अगर आपको उसको किसी और फॉर्म में प्रिंट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी के अंदर वो बाइनरी फॉर्म में है, राइट। और आपको हो सकता है उसको डेसिमल की फॉर्म में प्रिंट करना हो, बाइनरी की फॉर्म में प्रिंट करना हो, या फिर हेक्साडेसिमल की फॉर्म में प्रिंट करना हो, या फिर आपको अनसाइंड की वैल्यू की फॉर्मेट में वैल्यू को प्रिंट करना हो। लेट्स से आपको एक वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, कि आपको एक वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वेरिएबल ए स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, लेट्स से कुछ इस तरह से 8 बिट्स में स्टोर है, लेट्स से। तो अगर आपको इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लिखोगे %x, ओके। अगर आपको इसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लिखोगे %d। अगर आपको इसके इक्विवेलेंट कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लिखोगे %c। आपने इस वैल्यू कैसे भी स्टोर किया हो सकता है आपने डेसिमल वैल्यू स्टोर करी हो या फिर कुछ और, बट आप उसको प्रिंट और किसी और फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, राइट। तो बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने देखे होंगे। अगर आपको कैर वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैर के लिए हम यूज़ करते हैं %c, ओके। और अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यूज़ करते हो %d, सिंपल इंटीजर वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू यू कैन से। सो %d मीन्स डेसिमल। अनसाइंड इंटीजर की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है, लेट्स से यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अनसाइंड इंट, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो %u। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो %f। और अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो %x, ओके। या फिर अगर आपको पॉइंटर प्रिंट करना है या फिर बोल सकते हो एड्रेस या फिर पॉइंटर, तो पॉइंटर के लिए आप यूज़ कर सकते हो %p। इससे आपको वर्चुअल एड्रेस प्रिंट होगा। जो ये एड्रेस प्रिंट करेगा ये मत सोचना कि वो आपका फिज़िकल मेमोरी का एड्रेस है, वो एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस होगा, ओके। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग जो है वो आप %s की हेल्प से प्रिंट कर सकते हो, ओके। दीज आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दैट वी नॉर्मली यूज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और भी बहुत सारे हैं बट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ओके। तो ये कुछ बेसिक्स हैं सी प्रोग्रामिंग के। आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू डेटा स्ट्रक्चर्स। ये क्लास बेसिक्स के बारे में ही है मोस्टली। आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ऐसी पता चले जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो, राइट। तो हमने 2 तरह के नंबर्स के बारे में बात करी। अगर हम इंटीजर की बात करें या फिर कैरेक्टर की बात करें या फिर किसी और भी डेटा टाइप की, सो नॉर्मली इंटीजर और कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, साइंड और अनसाइंड दोनों हो सकते हैं, राइट। तो साइंड और अनसाइंड नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेमोरी के अंदर। तो अगर आप साइंड इंटीजर स्टोर कर रहे हो, लेट्स से अगर हम सिंपली अनसाइंड इंटीजर के बारे में बात करते हैं, ओके। अनसाइंड इंटीजर या फिर अनसाइंड कैरेक्टर, एनीथिंग। तो अनसाइंड वैल्यूज़ जो हैं वो नॉर्मली आप स्टोर कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी। अगर आपको लेट्स से आपने लिखा अनसाइंड इंट a = 20, ओके। तो नॉर्मली ये आपकी स्टोर होगी मेमोरी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी। लेट्स से आपका इंटीजर जो है अनसाइंड इंटीजर वो 16 बिट का है,
तो मेमोरी के अंदर इसकी जो वैल्यू स्टोर होगी सिंपली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। ओके, और 20 का बाइनरी होगा आपका 16 + 4, राइट। और आपको इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसके सामने 0 0 ऐड कर दोगे। ओके, ये अभी 5 बिट्स का है, अब ये बन गया 8 बिट का, और फिर 8 बिट्स और, तो यहाँ पर आप 11 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे तो ये आपका 16 बिट का बन जाएगा। तो मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा इस तरह से 0 0 0 0 0 0 0 0 8 बिट्स, देन 0 0 0 1, फिर 0 1 0 0। सिंपली मेमोरी के अंदर ये इस तरह से स्टोर होगा 16 बिट्स में। तो अनसाइंड इंटीजर को स्टोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आप इसको स्टोर कर दोगे। ओके, सिंपली यूजुअल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं देखना है। अगर आपका नंबर बाइनरी में, लेट्स से आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ओके, आपको दिया हुआ एक नंबर है, लेट्स से 1 0 1 0 1 0 1 1। ओके, इस तरह से एक नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कन्फ्यूज़न क्या, ये नंबर साइंड है या फिर अनसाइंड है, आपको ये पता होना चाहिए ना। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहले आपको ये बताएगा कि ये नंबर अनसाइंड है या फिर साइंड नंबर है, क्योंकि दोनों केस में इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करोगे। अगर ये अनसाइंड नंबर है, ओके, अगर ये अनसाइंड नंबर है, फिर तो आप सिंपली डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, यू विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, डायरेक्टली कन्वर्ट टू डेसिमल, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, अगर ये नंबर अनसाइंड है तो ये आएगा 1 2 4 8 16 32 64 128। सो इट इज़ 128 + 32, दैट इज़ 160, 160 + 11, दैट इज़ 171। तो उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा 171। लेकिन अगर ये नंबर आपका साइंड हुआ, तो साइंड के केस में एक्चुअली ये नंबर आपका निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर क्यों है, मैंने कैसे पहचाना कि नंबर निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB, वो आपकी 1 है। ओके, MSB 1 है, तो ये आपका निगेटिव नंबर है। तो अगर आपका नंबर साइंड है तो आप देखोगे जो आपकी MSB है, ओके, यू विल चेक MSB। ओके, तो अगर आपकी MSB 1 है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब सबसे लेफ्ट हैंड साइड की जो बिट है, ओके, इसको हम बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर आपकी MSB 1 है तो ये नंबर आपका निगेटिव नंबर है, और अगर ये MSB आपकी 1 है, MSB अगर 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। तो अगर आपका MSB 1 है और ये, तो मतलब निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ये नंबर निगेटिव नंबर निकला तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली इसका लोगे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 0 1 0 1 0 1 0 0, ये आपका आया 1's कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर उसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये नंबर आएगा 0 1 0 1, राइट, 0 1 0 1, सो 0 1 0 1। ओके, सो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 1, सो 1 0 1 0 1 0, सो इट विल बी 0 1 0 1 0 1। सो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। नाउ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, वो आपका आंसर आएगा। सो इट इज़ 1 2 4 8 16 32 64 128। सो दिस इज़ 64 + 16 + 4 + 1, तो 64 + 16 इज़ 80, राइट, एंड 80 + 5 इज़ 85। तो अगर ये नंबर आपका साइंड है तो वैल्यू आएगी -85, क्योंकि नंबर नेगेटिव नंबर है। सो आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा। पहले क्वेश्चन पूछने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर साइंड है या फिर अनसाइंड नंबर है। सो सिंपल, अगर आपका नंबर अनसाइंड है तो अनसाइंड के केस में आपको सिंपली क्या करना है, अनसाइंड के केस में आप सिंपल नंबर को सिंपली रिप्रेजेंट करोगे इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। ओके, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही स्टोर होगा सिंपली। और अगर आपका नंबर है लेट्स से
साइंड, साइन मतलब नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। इन दिस केस अगर आपका नंबर निगेटिव हुआ, इफ नंबर इज निगेटिव, in that case what you will do is, अगर नंबर निगेटिव हुआ देन फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, okay, find one's complement and then add 1, so this will be your 2's complement. So signed numbers will be represented using 2's complement. और ध्यान रखना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका पॉजिटिव नंबर होगा उसका 2's complement भी सिंपली उसका बाइनरी होगा, ओके। आपको पॉजिटिव नंबर को का 2's complement फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स का, ओके। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, इफ़ पॉजिटिव साइन नंबर, देन 2's complement is simply nothing but, ओके, 2's complement ऑफ दैट नंबर इज, आपको उसका 1's complement करके 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, देन उसका 2's complement सिंपली उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपका इंटीजर साइंड इंटीजर है और आपने कहा इंट a इक्वल्स टू 5, तो मेमोरी के अंदर ये सिंपली स्टोर होगा, इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट करोगे, ओके। 5 का बाइनरी होगा 101, ओके। अगर आपका ये 16 बिट का बाइनरी है तो यहाँ पर 16 ज़ीरोज़ आप ऐड कर दोगे, और जितने भी ज़ीरोज़ चाहिए आपको 13 ज़ीरोज़ ऐड करके, ओके, इसमें आप 13 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे लाइक दिस। तो मेमोरी के अंदर ये इस तरह से स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर है इंट a इक्वल्स टू -5, फिर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि नंबर निगेटिव है, तो आप पहले इस नंबर का बाइनरी फाइंड आउट करोगे, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसमें 1 ऐड करोगे, वो फाइनली मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। इन केस ऑफ सिंपली पॉजिटिव नंबर इट विल बी स्टोर्ड एट एज इट इज़ इन द मेमोरी, राइट। नाउ एक और प्रॉब्लम है जो मोस्टली स्टूडेंट्स, तो समरी, साइन नंबर को आप रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग 2's complement, राइट। और अनसाइंड नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे, अनसाइंड नंबर सिंपली यूजिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, सिंपली उसका बाइनरी फाइंड आउट करोगे, और साइंड और अनसाइंड की रेंज भी अलग होगी, राइट। तो अगर हम साइंड की रेंज की बात करें, अगर आपके पास में साइंड नंबर है कोई n बिट का, तो उसकी रेंज क्या होगी, the range will be simply -2 to the power n minus 1 to plus 2 to the power n minus 1 minus 1। और अगर आपके पास में unsigned नंबर है, okay, if you have unsigned number of n bits then the range will be simply, क्यों ये रेंज क्यों है इन केस ऑफ साइंड, क्योंकि 2's complement की रेंज यही है, और आप 2's complement का यूज़ करते हो साइंड नंबर को स्टोर करने के लिए। एंड अनसाइंड नंबर मतलब सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो रेंज इज सिंपली 0 to 2 to the power n minus 1, ओके। अगर n की वैल्यू लेट से 8 है, तो साइंड नंबर की रेंज क्या होगी, साइंड की रेंज होगी आपकी -2 to the power 8 minus 1 to plus 2 to the power 8 minus 1 minus 1, ओके। और अनसाइंड की रेंज क्या होगी, अनसाइंड की रेंज होगी आपकी 0 to, ओके, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, अनसाइंड नंबर सारे पॉजिटिव होंगे, 2 to the power 8 minus 1, ओके। यहाँ पर रेंज आएगी आपकी -128 to plus 127, और यहाँ पर रेंज आएगी 0 to 255, तो दोनों डिफरेंट रेंज आएंगे, ध्यान रखना, राइट। सो हाउ, अगर आपको कोई नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, आप उसको कैसे पता लगाओगे कि वो नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर से एक बार, हाउ टू फाइंड
इफ़ ए नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, अगर नंबर बाइनरी में दिया, अगर नंबर डेसिमल में दिया हो तो फिर तो सिंपल सा आप आंखों से देख के बता सकते हो, राइट। अगर आपको नंबर दिया हुआ लेट से 1+2+5 तो आपको पता है नंबर पॉजिटिव नंबर है। अगर -5 दिया हो तो नंबर निगेटिव नंबर है। बट अगर बाइनरी में दिया हो तो आप कैसे पता लगाओगे? लेट से आपको दिया हुआ है 0101, तो ये नंबर क्या है? ये नंबर सिंपली +5 है, राइट। क्योंकि आपकी जो MSB है वो क्या है? ओके, MSB इज इक्वल्स टू 0, और MSB अगर आपकी 0 दैट मीन्स इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर, राइट। और अगर नंबर हुआ 1101 तो यहाँ पर आप पाओगे जो आपकी MSB है वो क्या है? 1 है, तो इट इज़ ए निगेटिव नंबर, राइट। और ये निगेटिव नंबर कौन सा नंबर है? क्या -5 है? ये -5 नहीं है, क्योंकि ये नंबर निगेटिव है तो आप पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। 101 का 1101 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0010, राइट। फिर इसमें आप 1 ऐड करोगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, ये आएगा 0011। सो एक्चुअली -3 है। ओके, इस तरह से मत कर देना कि 1 का मतलब तो निगेटिव हो गया और 101 का मतलब 5 हो गया तो -5 हो गया, नहीं। निगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, तो आप पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे ना। तो यहाँ पर MSB आपकी 1 है तो ये निगेटिव नंबर है, राइट। सो आप MSB देख कर बता सकते हो। रिमेंबर, चाहे वो आपका साइन और मैंटिस का साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो या 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, सब के अंदर जो आपकी MSB है वो साइन बताएगी। ओके, MSB विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर। ओके, कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स देन आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट, लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट द 2's कॉम्प्लीमेंट, ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, ओके, इन 4 बिट्स। लेट्स से ये बहुत ज़रूरी, कितने बिट्स में फाइंड आउट करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, पहला स्टेप क्या होगा? पहले आप देखोगे नंबर कैसा है। नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है, राइट, इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर है तो मतलब क्या? आप सिंपली 5 का बाइनरी लिख दोगे। 5 का बाइनरी क्या है? 101। आपको 4 बिट्स पे रिप्रेजेंट करना है, ये 3 बिट्स हैं तो आप बस एक 0 ऐड कर दो, ये 4 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन आ गया 5 का। ओके, रिमेंबर पॉजिटिव नंबर्स का 2's कॉम्प्लीमेंट सिंपली उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5, ओके, लेट्स से इन सेम 4 बिट्स। इन दैट केस आपने नंबर देखा पहले कैसा है नंबर? नंबर इज़ निगेटिव नंबर। ओके, निगेटिव नंबर है तो पहले आप क्या करो? आप 5 का बाइनरी लिखो। ओके, 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। ओके, आपको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। लेट्स से अभी 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आई विल टेल यू कि इसमें आप कैसे क्या नंबर ऐड करोगे। तो 101 को आप चाहो तो यहाँ पर सेम 0 ऐड कर सकते हो, नो इशू। ओके, आप 0 भी ऐड कर सकते हो। फिर आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। ओके, फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट विल बी 1010। ओके, फिर इसमें आप 1 ऐड करोगे। ओके, यू विल ऐड 1 टू दिस विल बिकम 1011। तो -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा 1011। ओके, तो निगेटिव नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, राइट। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। आपने लिखा, आपको -5 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने 5 का बाइनरी लिखा 101। फिर आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, दिस विल बिकम 010, राइट। फिर आपने इसमें 1 ऐड किया तो बन जाएगा 011। और अब आपको इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो बस आप 1 ऐड कर दोगे। नेगेटिव नंबर्स में आप 1 ऐड करोगे और पॉजिटिव नंबर्स में आप 0 ऐड करोगे। ओके, आप ये गलती कर सकते हो यहाँ पर कि आपने -5 के लिए फाइंड आउट करना है तो -5 का आपने बाइनरी फाइंड आउट किया 101, फिर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया 010, फिर आपने इस नंबर का मैं 1 ऐड किया 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए तो 011, फिर आपने कहा अच्छा आपको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो 0 ऐड कर दो। ओके, ये गलत हो जाएगा। ओके, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे ही 0 ऐड किया ये नंबर बन गया पॉजिटिव नंबर। ओके,
तो ज़ीरो ऐड नहीं करना है। निगेटिव नंबर्स में आपको जब स्मॉलर बिट से हायर बिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है वो 1 ऐड करते हो। ओके, आप 1 ऐड करोगे या 0 ऐड करोगे, दैट डिपेंड्स आपका नंबर पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है। ओके, मतलब ये है कि लेट्स से आपके पास में एक नंबर था, मान लो 1101। ओके, ये 4 बिट्स में है अभी, ये नंबर अभी 4 बिट्स में है। आपको इसको हायर बिट्स में स्टोर करना है। ओके, आपको इसको 8 बिट्स में स्टोर करना है। यू वांट टू स्टोर दिस नंबर इन 8 बिट्स। तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे। विल यू ऐड 4 ज़ीरोज़ टू दिस नंबर? नहीं, क्योंकि ये नंबर निगेटिव नंबर है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एम एस बी क्या है, एम एस बी इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये नंबर निगेटिव नंबर है। ओके, तो आप क्या करोगे इस नंबर में, क्योंकि आपको अब 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो आपका 1101 नंबर था, तो यहाँ पर 4 1s ऐड करोगे। यू विल ऐड 4 1s हियर, राइट। और मान लो आपके पास में एक नंबर है 0101। ओके, ये अभी 4 बिट्स में है, आपको इसको स्टोर करना है 8 बिट्स में। यू वांट टू स्टोर दिस नंबर इनटू 8 बिट्स, क्योंकि नंबर आपका पॉजिटिव है, एम एस बी इज इक्वल्स टू 0, तो नंबर आपका पॉजिटिव है। तो आप सिंपली इसमें क्या करोगे, इसमें ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हो आप। ओके, तो 0101 4 बिट में है, आपको इसको 8 बिट में स्टोर करना है, तो आप बाकी 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे। राइट, तो आपको ज़ीरोज़ ऐड करनी है या फिर 1s ऐड करने हैं। ध्यान से देखना होगा कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और नंबर अगर अनसाइंड नंबर है तो फिर तो आप सिंपली ज़ीरोज़ ही ऐड करोगे। राइट, दीज आर द केसेस ऑफ साइंड नंबर। राइट, साइंड नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नंबर आपका अनसाइंड है, अनसाइंड मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर अनसाइंड है या फिर साइंड है, क्योंकि अगर ये नंबर अनसाइंड हुआ तो फिर तो आप ज़ीरोज़ ही ऐड करोगे। राइट, तो अगर नंबर आपका अनसाइंड है, लेट्स से वी हैव ए अनसाइंड नंबर 1110। ओके, इसको मुझे, ये अभी 4 बिट्स में है, इसको मुझे लेट्स से 8 बिट्स में स्टोर करना है। तो इन दैट केस, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर आप ये देखोगे कि एम एस बी इक्वल्स टू 1 है तो निगेटिव है, ये नंबर अनसाइंड है, ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है। अनसाइंड नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। राइट, अनसाइंड मतलब इसके अंदर साइन नहीं है। आप कोई नंबर लिखते हो इस तरह से, ये अनसाइंड नंबर है, ये अनसाइंड नंबर है, ये अनसाइंड नंबर है। राइट, ऑल दीज आर अनसाइंड नंबर्स। तो ये नंबर बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि अनसाइंड है, तो इसके अंदर आप ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हो सिंपली डायरेक्टली। तो आप 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे और ये बन जाएगा आपका 8 बिट में, सेम नंबर 8 बिट्स में आपने स्टोर कर दिया। राइट, सो यहाँ से एक कंक्लूज़न, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जब आप लिखते हो इंट a इक्वल्स टू -4, तो मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है। मेमोरी के अंदर ये होगा कि डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा -4 मेमोरी के अंदर। पहले आप 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे विच इज़ 100। फिर उसके बाद में इसका 1s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे विच इज़ 011, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 100। राइट, ये है 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज़ 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ये 100 आ गया आपके पास। अब मुझे 16 बिट्स में स्टोर करना है। राइट, आई हैव टू स्टोर दिस नंबर इन 16 बिट्स एंड यू कैन सी दिस नंबर इज़ निगेटिव नंबर। तो मैं क्या ऐड करूँगा इसके सामने, क्योंकि 16 बिट्स में स्टोर करना है ना मुझे, तो आई विल ऐड 1 आई विल ऐड 1s इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, सो दिस नंबर विल बी स्टोर्ड लाइक दिस। 100 था आपका, उसके सामने आपने 13 1s ऐड कर दिए। और यही नंबर अगर आपका लेट से अब मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर सिंपली ये वैल्यू स्टोर होगी। तो पहले ये कैलकुलेशन होगी, तब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा -4। जब आप इसको एक्सेस करोगे, तो अभी भी राइट कर रहे हो, इसको आप राइट कर रहे हो मेमोरी के अंदर। जब आप इसको एक्सेस करोगे तो एक्सेस कैसे होगा, ये एक्सेस के लिए फिर से आप रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे। व्हेन यू आर एक्सेसिंग दिस नंबर फ्रॉम द मेमोरी, देन यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो 1s कॉम्प्लीमेंट आपका सिंपली 1s को ज़ीरोज़ कर देगा और ज़ीरोज़ को 1 कर देगा। राइट, ये होगा आपका 1s कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें 1 ऐड करोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट। 1 + 1 इज़ 0, 1 + 1 इज़ 0 एंड देन 1। ओके, बाकी है आपकी 13 ज़ीरोज़। सो दिस इज़ नथिंग बट 4। ओके, दिस नंबर इज़ सिंपली 4। और ये क्या है, 4 निगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि आपकी MSB 1 थी तो ये नंबर निगेटिव 4 था। इस तरह से एक्सेस होगा। तो स्टोर करते वक्त आप 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके तब स्टोर करोगे।
फिर आप जब इसको एक्सेस करोगे फिर से आपको वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपने डायरेक्टली इसी को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो बहुत ही गलत वैल्यू आएगी, राइट। तो आपको इसको वापस से फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। अगर आप लिखते हो लेट्स से इंट a इक्वल्स टू 4, तो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पहले आप इसका बाइनरी फाइंड आउट करोगे विच इज़ 100। फिर जितनी बाकी रिक्वायर्ड बिट्स है, अगर 32 बिट रिक्वायर्ड है तो आप 32 के साथ यहाँ पर आपको 29 जीरोज ऐड करनी होगी। अगर 16 बिट्स में है इंटीजर तो आप सिंपली 13 जीरोज ऐड कर दोगे लाइक दिस, राइट। तो इस तरह से आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो एक लोअर बिट से हायर बिट्स में कैसे स्टोर करते हैं, आई होप इस चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको टूज कॉम्प्लीमेंट से डायरेक्टली डेसिमल फाइंड आउट करना हो, आपको एक नंबर दिया हुआ है टूज कॉम्प्लीमेंट में जैसे मैंने आपको अभी पिछला एग्जांपल दिखाया, राइट। तो दो तरीके हैं, मीन्स आपने 4 को स्टोर किया था मेमोरी के अंदर, और 4 मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर हुआ था, इंट a इक्वल्स टू -4 मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ कुछ इस तरह से 1111 1111 1111 एंड उसके बाद में फिर 1 एंड देन 1100। तो अगर आपको इसको अभी मैंने आपको एक तरीका बताया कि इसका अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप पहले इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे, फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। बट आपको अगर इससे डायरेक्टली यहीं से डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4। ओके, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है किसका, -4 का। इससे आपको डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू तो आपके पास में 2 मेथड्स हैं। ओके, यू वांट टू फाइंड आउट द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। एक तरीका तो मैंने आपको अभी बताया पिछले एग्जाम्पल में। एक तरीका और है, लेकिन ये अगर आपके पास में वैल्यू बहुत बड़ी है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड है। ओके, एंड दैट मेथड इज़ यूजिंग द सिंपल दैट व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। वो क्या होगा, सिंपली -2 टू द पावर, ये वैल्यू क्या होगी, सो दिस इज 2 टू द पावर 0 1 2 3, दिस विल बी 15। सो -2 टू द पावर 15 प्लस 2 टू द पावर 14, ओके, इंटू 1 भी होगा, राइट। सो मैं इंटू 1 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही कन्वर्ट करता हूँ ना, 1101 है तो आप इसको कन्वर्ट करते हो डेसिमल में 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, राइट। आप बाइनरी से डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट करते हो, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पर माइनस ऐड कर दिया क्योंकि ये नंबर आपका निगेटिव नंबर है। ओके, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 13 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 12 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 11 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 9 प्लस 2 टू द पावर 8 देन 2 टू द पावर 7 देन 2 टू द पावर 6 देन 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 4। ओके, ये है 3210। सो प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2, आप यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0, बाकी सब में मल्टीप्लिकेशन में 1 है, राइट। तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर आपका नंबर बहुत ही छोटा सा नंबर है तो उस केस में ये कैलकुलेशन काफ़ी कारगर है। मतलब कहने का ये है कि आपको लेट्स से एक 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर दिया हुआ है। ओके, you are given that you have a 2's complement number which is let's say 1101। ओके, ये नंबर दिया हुआ है, ये 2's complement में है। आपको इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बताना है। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, right। So you see this number 1101, this number is negative number। okay, it is negative because I can see the MSB is equals to 1, so it is a negative number। okay, so the first method is simply binary to decimal conversion। the difference will be simply that the first one will be minus। okay, so this will be minus 1 into 2 to the power 3, okay, plus 1 into 2 to the power 2, right, because this is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, this is 2 to the power 2, this is 2 to the power 3। okay, then plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0।
ओके, तो ये आपका आएगा -8, ओके, उसके बाद में +4 +0 +1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो ये हुआ 4 + 1 इज़ 5 एंड -8 + 5 इज़ -3। ओके, तो इसका डायरेक्टली डेसिमल इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, दैट इज़ -3। ओके, दिस इज़ योर मेथड 1। ओके, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड वही सिंपल। दूसरा मेथड क्या है, आप पहले इसको कन्वर्ट करो 1101 को, क्योंकि ये निगेटिव नंबर हैं तो आप पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो 0010। ओके, दैट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर उसमें आप 1 ऐड कर दो तो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, दिस विल बी 0011। तो नंबर निगेटिव है और वैल्यू है 3। ओके, यू कैन सी 110011 इज नथिंग बट 3। सो फिर से आपके पास में सेम वैल्यू। तो ये दो तरीके हैं, आप इनमें से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यू आर गिवन अ नंबर 0101। वी कैन सी दिस नंबर इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव नंबर। सो सिंपली इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो जो आप नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने की, वही फॉलो करोगे। दैट विल बी 0 इंटू 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻² प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0। So this will come out to be 0 + 4 + 0 + 1 that is 5 that is +5। ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है। या फिर अगर आपको नंबर दिया हुआ हो लेट्स से 1101, तो उस केस में फिर प्रोसेस अलग होगी क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। ओके, इट इज़ ए निगेटिव नंबर। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन नहीं करोगे। तो जो आपका पहला मेथड है यहाँ पर आप निगेटिव से स्टार्ट करोगे। ओके, निगेटिव 1 इंटू 2⁻³ प्लस 1 इंटू 2⁻² प्लस 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0 विच विल बी नथिंग बट -8 + 4 + 0 + 1 दैट इज़ -3। ओके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप 1101 को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो, फिर उसमें आप 1 ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 0011। ये नंबर है आपका -3। ओके, दीज आर द 2 मेथड्स टू कन्वर्ट एनी 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। ये सब चीज़ें सी प्रोग्रामिंग और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की हैं, बट इट्स गुड टू नो दीज थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग द डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आपको इंटरनल डिटेल्स भी पता हो, राइट। तो हमने 2 तरह के डेटा टाइप्स के बारे में बात करी, दैट इज़ आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, और इसको हम बोल सकते हो सिस्टम डिफाइंड और प्री डिफाइंड, जो कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनके मीनिंग, रेंज और उन पे क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो वो सब कुछ प्री डिफाइंड है, राइट। जैसे कि 2 कैरेक्टर्स के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, 2 इंटीजर्स के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो किस डेटा टाइप पर आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो, उनकी रेंज क्या होगी, वो सब सिस्टम में डिफाइंड है ऑलरेडी। ओके, उनकी डेफिनेशन डिफाइंड है। इनको हम प्रीमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपके पास में कई तरह के प्रीमिटिव डेटा टाइप्स हैं। सी प्रोग्रामिंग की बात करें स्पेसिफिकली तो आपके पास में इंटीजर हैं, ओके, शॉर्ट इंटीजर हैं, you have float, you have double, okay, you have long double, you have char, right. These are the data types supported by the C programming. And then there are some data type that you can also define, which are called as system defined data types. तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करे जा सकते हैं, वो आपका यूज़र डिफाइन करेगा। ओके, these are not system defined, these are user defined, these are user defined data types, UDFs। ओके, एंड सी और सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी एंड C++ प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास में स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ कर सकते हैं एक नया डेटा टाइप बनाने के लिए, या फिर जावा के अंदर हमारे पास में क्लासेस हैं। Classes are also the part of user defined data types। okay, now अब स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक हम बात करते हैं सिंपल सी प्रोग्रामिंग की, और
आज की क्लास में डेटा स्ट्रक्चर को हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बस सिंपल एक डेफिनेशन आई विल गिव यू टू डेटा, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि नाम बता रहा है इज़ नथिंग बट सिंपली वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द कंप्यूटर। ओके, डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वे ऑफ स्टोरिंग and organizing data in a computer। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट तरह से डेटा आप स्टोर करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोसेसेस स्टोर करनी है तो आप हो सकता है क्यू को यूज़ करो। ओके, क्योंकि आप चाहते हो कि जो प्रोसेस पहले आई वो पहले एग्जीक्यूट हो। तो फर्स्ट, इफ़ यू वांट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, देन यू विल यूज़ क्यू। अगर आप चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप फंक्शंस सॉरी जब आप फंक्शंस यूज़ करते हो सी प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप स्टैक का यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ वो पहले रिटर्न करेगा। तो अगर आप फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, रिकर्सिव फंक्शंस या फिर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, राइट, नेस्टेड फंक्शन कॉल्स, तो आप स्टैक का यूज़ करोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में कॉल हुआ वो पहले रिटर्न करो, फिर उसके बाद जो सबसे पहले कॉल हुआ था मेन फंक्शन वो सबसे लास्ट में रिटर्न करेगा, राइट। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास में अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं। हमारे पास में एरे हैं जिसमें वेरिएबल्स आपके कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे, राइट। हमारे पास में लिंक लिस्ट है जहाँ पर नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे पास में स्टैक्स हैं, अदर डेटा टाइप्स हैं, राइट। और उन पे जो फंक्शंस है वो भी डिफाइंड है। मीन्स कोई भी डेटा टाइप हो वो अपने फंक्शन से जाना जाएगा, राइट। जैसे कि लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट की यूनिक चीज़ ये है कि आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, राइट। उसमें आप ऐसा कुछ नहीं है कि पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। आप उसमें रैंडमली कोई नोड एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप सिंपली सिक्वेंशियली ही एक्सेस कर सकते हो नोड्स, राइट। उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस ही है। अगर आपको एक रैंडम लोकेशन पर कोई नोड इंसर्ट करना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग से पूरी लिंक लिस्ट सर्च करनी पड़ेगी उस नोड तक पहुंचने के लिए, राइट। एरे हैं, एरे के अंदर आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो कोई एलिमेंट, सीक्वेंशियली भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। एरे के अंदर आप इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कर सकते हो। इस तरह से स्टैक के अंदर आप पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, या फिर एलिमेंट्स को रिवर्स कर सकते हो। सो यू कैन डिफाइन एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आप एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, और उसके अंदर क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा वो भी आप ही डिफाइन करोगे, राइट। तो जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जब भी आप कोई डिक्लेयर करोगे सिस्टम के अंदर, तो आपको दो चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़ डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, कि उसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा। सेकंड चीज़, उस डेटा पर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आप स्टैक बना रहे हो, तो स्टैक के अंदर आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो, फिर उस डेटा पर आप क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, राइट। सो डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने दो तरह से दो कैटेगरीज में सिंपली कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू इसके अंदर आप वैल्यूज़ कैसे एक्सेस कर सकते हो, सिक्वेंशियली या फिर आउट ऑफ द ऑर्डर। वी हैव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, और हमारे पास में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। So linear data structures are the data structures in which values are stored in some order, in some linear order, right, one after another. So for example, the linear data structures are array, right, linked list, stack, and queues. All these are linear data structures because in these values are stored one after another in a line, right. If you see in the queue, the values will be stored one after another, in the linked list also, in the stack also, in the array also. But in trees, the values are stored in the hierarchical method, in the hierarchical form. For example, the example of non-linear data structures are trees and graphs. So in this course of data structure,
हम बात करेंगे ट्रीज़ के बारे में, अलग अलग ट्रीज़ जैसे कि बाइनरी ट्री, बी प्लस ट्री, बी एस टी, राइट। देन कुछ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज़ जैसे कि AVL ट्री और रेड ब्लैक ट्री। ओके, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, ग्राफ ट्रावर्सल, हैशिंग के बारे में बात करेंगे। सो ये सब मेन एजेंडा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में टॉपिक्स कवर करने का, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास फर्स्ट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, सो स्ट्रक्चर्स और यूनियन कैसे काम करते हैं पहले उसके बारे में समझेंगे। हम देखेंगे एक लिंक लिस्ट का नोड हम कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एक नया डेटा टाइप बनाने के लिए। नोड के नाम से आपने एक नया डेटा टाइप बनाया और इसके कुछ मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा इंट डेटा एंड देन कुछ दूसरा मेंबर दैट इज़ ए पॉइंटर टाइप। ओके, एंड ये पॉइंटर है आपका नोड टाइप का। नोड एक डेटा टाइप है जो आप बना रहे हो, तो इसके अंदर आप एक एड्रेस रखोगे जो कि एक नोड का एड्रेस होगा। ओके, अब इस स्ट्रक्चर नोड टाइप के आप कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो क्योंकि आपने एक नया डेटा टाइप बनाया है और उसके अंदर 2 मेंबर्स है। ओके, इसका मतलब सिंपल से जब आपने ये डिफ़ाइन किया, इसका मतलब ये है कि आपने एक नोड बनाया है। ओके, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है नोड और उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। उसके अंदर एक डेटा है और उसके अंदर एक पॉइंटर है जिसका नाम है नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर आप कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे। देखो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे, क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप है इंटीजर। यहाँ पर आप एक एड्रेस स्टोर करोगे और यू कैन से पॉइंटर स्टोर करोगे, एड्रेस या फिर पॉइंटर। ओके, और वो किसका एड्रेस होगा? ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक वेरिएबल है जो कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट एक वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का और उसका डेटा टाइप क्या है? नोड। ओके, सो नोड जो आपने अभी अभी नया एक डेटा टाइप बनाया है उसी तरह का पॉइंटर। ओके, यानी कि ये इस तरह के नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। सो इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ अ नोड। ओके, एक नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे कि जब आप लिखते हो इंट स्टार पी, तो इसका मतलब है कि पी एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, मतलब इसके अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू का एड्रेस स्टोर करोगे, राइट। तो अगर आप कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो नोड टाइप का, लेट से आपने कहा नोड स्ट्रक्ट नोड ए। ओके, तो इसका मतलब ये कि मेमोरी के अंदर एक नोड क्रिएट हो गया है, अब आपको मेमोरी मिली है। ओके, जब आपने ये डिक्लेयर किया तो अभी तक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नोड टाइप का, ओके, ए एक वेरिएबल है नोड टाइप का। जैसे आप लिखते हो इंट ए, इसका मतलब क्या है? ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड है तो सिंपली ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पर आपने नोड एक नया डेटा टाइप बनाया है दैट इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। दैट्स व्हाई इट्स टेल यू दैट के स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पर नोड टाइप का एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, राइट। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर 2 मेंबर्स हैं। ओके, ए एक नोड है जिसके अंदर 2 मेंबर्स हैं दैट इज़ डेटा एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट एक पॉइंटर है और डेटा एक इंटीजर वैल्यू है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डालनी है। आप वैल्यूज़ कैसे डाल सकते हो? सिंपली स्ट्रक्चर का नाम, ओके, डॉट ऑपरेटर उसका मेंबर एक्सेस करने के लिए। तो ए स्ट्रक्चर के 2 मेंबर्स है डेटा और नेक्स्ट। तो अगर आपने कहा ए डॉट डेटा इक्वल्स टू 10, तो उसका मतलब ये कि जो आपका डेटा फील्ड था स्ट्रक्चर ए के अंदर, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर हो गई। ओके, अगर आपको पॉइंटर एक्सेस करना है, लेट्स से इफ़ यू वांट टू से ए डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये पॉइंटर है तो उसके अंदर आप कुछ एड्रेस स्टोर करोगे। लेट्स से मैंने अभी नल एड्रेस स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर एक नल पॉइंटर स्टोर हो गया है। तो एक नोड बन गया लिंक लिस्ट का। इसी तरह से आप बहुत सारे नोड्स बना के उनको कंबाइन कर सकते हो। तो पहले हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर उसके बाद में लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, राइट। तो लिंक लिस्ट या फिर ट्रीज़ को समझने के लिए, कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को ही हम यूज़ करेंगे इन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स मतलब वो डेटा टाइप्स जो आप बना रहे हो और उनके ऑपरेशंस और उनका स्ट्रक्चर आप डिक्लेयर कर रहे हो, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, so system defined data types are already have some predefined meanings.
ओके, जैसे एक इंटीजर है तो उस पर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो। कैरेक्टर्स में आप दो कैरेक्टर्स को कॉन्केटिनेट कर सकते हो या उनकी डेसिमल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस हैं, तो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स के जो ऑपरेशंस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। लेकिन फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर विल डिफाइन द ऑपरेशंस कि उन पर क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। So in the next class, first we will discuss the structures, and then we will talk about the linked list. If you have any doubts, you can post in the Telegram group, and the link of the Telegram group you can find in the description of this video. Thank you all. Have a good day.